चलो आ जाओ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं। ट्रांसपोर्ट रह गया है ना डिस्कशन के लिए कि हो गया था? रह गया है, चलो ठीक है, तो आगे पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ध्यान से समझना, शुरुआत के हिस्से में थोड़ी मैथमेटिकल पार्ट भी है। तो देखो भाई, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ को बोलूं वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना? ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ग्रोथ को कैसे डिफाइन करें हम? बोलो, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वेट, वॉल्यूम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, किसी का भी, सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का या ऑर्गेनिज्म का क्या बढ़ जाए? साइज, वेट और वॉल्यूम, क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। वो बात अलग है, कुछ एक्सेप्शन भी है। जब लोग डाइटिंग करते हैं तो वेट वॉल्यूम कम भी होता है, वो एक्सेप्शन केस माना जाएगा। अदरवाइज ग्रोथ इज व्हाट? इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज, वेट एंड वॉल्यूम। ग्रोथ होता है जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे तब ग्रोथ होती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब ग्रोथ होगा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण, और मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए। मतलब कहने का यह हुआ कि ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए। अगर किसी लीफ का एक्सपेंशन हो रहा है, छोटी पत्ती बड़ी हो गई, तो ये क्या होगा? ग्रोथ हो गया। अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल सेल्ड जाइगोट? अरे हमारी लाइफ भी सिंगल सेल जाइगोट से ही तो डेवलप हुए हैं, पूरी बॉडी सेल उसी से आया है। अच्छा, दूसरा, क्या मैं बोलूं ग्रोथ तब होगा जब एनाबॉलिज्म ज्यादा हो और कैटाबॉलिज्म कम हो, टूटने वाले रिएक्शन कम हो और सिंथेसिस वाले रिएक्शन ज्यादा हो। सही है? तो दो लाइन लिख लो वहीं पर मॉड्यूल की छत पर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, या जिसको जहां लिखना है। क्या लिख लो? पहली लाइन, ऑल सेल्स ऑफ प्लांट, all cells of plant are derived from, all cells of plant are derived from, all cells of plant are derived from single celled zygote, derived from single celled zygote। दूसरा, ये लाइन इसलिए लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसी को थोड़ा अलग ढंग से लिखा। पता है क्या लिखा एनसीईआरटी ने? ऑल सेल्स ऑफ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ सिंगल सेल जाइगोट, एक ही मतलब है। दूसरा लिख दो, ग्रोथ अकर व्हेन, ग्रोथ अकर व्हेन anabolism occur more than, growth occur when anabolism occur more than catabolism, growth occur when anabolism occur more than catabolism, anabolism occur more than catabolism। सही है? ये हो गया। इसके बाद देखो, अगली हेडिंग है प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ जनरली क्या है? इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट मतलब जनरली प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड है। प्लांट की जो ग्रोथ है जनरली कैसी है? अनलिमिटेड, मतलब प्लांट में ग्रोथ चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड है, थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। क्यों? क्योंकि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और उनमें कैपेसिटी होती है टू डिवाइड एंड रीडिवाइड, वो अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखते हैं। सही है? और अब देखो ना, एक लाइन होगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपिचुएट। मिला क्या? अब बाद में पूछोगे कि ये क्या होता है, तो सेल्फ परपिचुएट की मीनिंग लिख दो, मेंटेन कंटिन्यूटी। मॉड्यूल में तो आसानी से मिल जाएगा, पहले पेज में ही है, प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट वाले। और जो लोग एनसीईआरटी लेकर बैठे उन्हें अगले पेज में मिलेगा, ग्रोथ वाले चैप्टर में अगले पेज में सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, है ना? प्लांट ग्रोथ इज जनरली अनडिटर्मिनेट के अंदर ही। क्या बोला मैंने? सेल्फ परपिचुएट का मतलब मेंटेन कंटिन्यूटी।
मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करते रहते हैं और अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखते हैं। और सुनो, जब अरे ना मिले तो मीनिंग लिख के छोड़ दो भाई, जब पढ़ोगे चैप्टर तब मिल जाएगा। सेल परपिचुएट का मतलब मेंटेन कंटिन्यूटी, सही है। और सुनो, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होती है जब, अभी थोड़ी देर में मैं जब टाइप ऑफ ग्रोथ बताऊंगा तो बताऊंगा कि जब कोई मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती है तो एक से दो सेल बने, एक सेल फिर से डिवीजन के लिए चला जाता, लेकिन हर बार जब दो सेल बनती है उनमें से एक सेल डिवाइड नहीं करता, स्पेशलाइज हो जाता है स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, सही है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड होती है तो सेल एक से दो बनती है। अब दो सेल में एक सेल तो फिर से डिवाइड करेगा और जो दूसरी सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी बल्कि स्पेसिफिक फंक्शन करती है। तो कहने का मतलब यह है, मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करती है तो कुछ सेल तो डिवाइड ही करती रहेंगी और कुछ प्लांट बॉडी का हिस्सा बनती रहेंगी, वो स्पेसिफिक फंक्शन करेंगी, डिवाइड नहीं करेंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से लगातार प्लांट बॉडी में नई सेल्स ऐड होती रहती है। इसे कहते हैं प्लांट ग्रोथ इज ओपन। प्लांट ग्रोथ इज ओपन का क्या मतलब है, न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, मिल गई लाइन? हाँ, ध्यान देते रहे ना भाई, एनसीईआरटी। अच्छा, तो प्लांट ग्रोथ इज ओपन, क्लियर है ना। ओके, एक चीज और मेरे से सुनो, एनिमल में जो ग्रोथ होती है वो डिफ्यूज्ड होती है, हर तरफ से ग्रोथ होती है हमारी, लेकिन प्लांट में ग्रोथ डिफ्यूज नहीं, लोकलाइज्ड होती है। ग्रोथ स्पेसिफिक लोकेशन पर होती है। क्यों? क्योंकि उनमें मेरिस्टेम स्पेसिफिक लोकेशन में ही होते हैं। याद करो, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो जहां जहां मेरिस्टेम है वहां वहां ग्रोथ होगी, बात खत्म। हमारे में पूरी बॉडी में एक साथ ग्रोथ होता है, लेकिन प्लांट में स्पेसिफिक लोकेशन पर होता है, मतलब उनकी ग्रोथ लोकलाइज्ड है। ये लाइन मेरी तरफ से लिख लो। क्या? इन एनिमल ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड। इन एनिमल growth is diffused. In animal, growth is diffused, whereas in plant, growth is localized. Growth is localized. Growth is localized. That is, growth occur at specific location. That is, growth occur at specific location due to presence of meristem, due to presence of meristem at certain location, due to presence of meristem at specific location, लिख दो, due to presence of meristem at specific location। सही है, ये हो गया। तो अब देखो, ग्रोथ दो तरह की होती है, इंक्रीज इन लेंथ प्राइमरी ग्रोथ और इंक्रीज इन गर्थ या इंक्रीज इन थिकनेस सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कौन कराएगा? इंक्रीज इन लेंथ कौन कराएगा? शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, यही कराएंगे ना इंक्रीज इन लेंथ। और इंक्रीज इन थिकनेस कौन कराएगा? लेटरल मेरिस्टेम। अरे वो जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम होते हैं वही तो सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस बढ़वाएंगे। किसमें? जिम्नोस्पर्म और डाइकोट में। सही है, ओके। दूसरी बात है, सेल लेवल पर ग्रोथ कैसे होगी? सेल लेवल पर ग्रोथ कैसे होगी? एक सेल थी, अब इसकी ग्रोथ हो गई, कैसे पता चलेगा? बाय इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल लेवल पर ग्रोथ कैसे होगी? बाय इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन कितना प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया ये डायरेक्टली मेजर करना आसान नहीं है, इसीलिए हम ग्रोथ को वैरायटी ऑफ पैरामीटर से मेजर करते हैं। ग्रोथ को हम
वैरायटी ऑफ पैरामीटर से मेजर करते हैं। जैसे हम मेजर कर लेते हैं फ्रेश वेट कितना बढ़ गया, ड्राई वेट कितना बढ़ गया, सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, वॉल्यूम कितना बढ़ गया, नंबर ऑफ सेल कितनी बढ़ गई, साइज ऑफ सेल कितना बढ़ गया। मतलब वैरायटी ऑफ पैरामीटर से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल मेज में, एक एग्जाम्पल ला रहा हूं, मेज में ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है मेज प्लांट में, ये जो सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये मोर देन 17,500 न्यू सेल्स बनाती है पर आवर। तो ग्रोथ को कैसे मेजर कर रहे हो? बाय इंक्रीज इन सेल नंबर, बाय इंक्रीज इन सेल नंबर। वाटरमेलन में सेल का साइज इनिशियल के कंपैरिजन में 3,50,000 टाइम्स बढ़ जाता है। सेल का साइज इनिशियल के कंपैरिजन में 3,50,000 टाइम्स बढ़ जाता है। मतलब ग्रोथ को कैसे मेजर कर रहे हो? इंक्रीज इन सेल साइज। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे मेजर करते हो? इंक्रीज इन लेंथ, है कि नहीं? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे मेजर करोगे? इंक्रीज इन लेंथ से। और जो डाइकॉट पत्ती है डॉर्सिवेंट्रली, पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी बड़ी हो गई, तो कैसे मेजर कर रहे हो? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो अलग अलग तरीके से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। और हमारे मॉड्यूल में एक इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है ग्रोथ मेजर करने के लिए। क्या नाम दिया है? ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं ऑक्सैनोमीटर से। दिया है क्या? ऑक्सैनोमीटर से ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट और बताना चाह रहा हूं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग ग्रोथ, जिसे हमारे इंडियन साइंटिस्ट जेसी बोस ने डेवलप किया था, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। उन्होंने एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था, क्रेस्कोग्राफ। तो ये लिख लो ना कहीं पर, इंडिया के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्रेस्कोग्राफ लिख दो। वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, one of the best instrument for measurement of growth, Crescograph, developed by J.C. Bose। किसने डेवलप किया था? J.C. Bose ने, जगदीश चंद्र बोस ने। हाँ, ठीक है। इसके बाद बारी आती है फेजेस ऑफ ग्रोथ। क्या? फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो सुनो जरा, फेजेस ऑफ ग्रोथ देखो। ग्रोथ को हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज या सेल डिवीजन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज या सेल डिवीजन फेज, एक फेज ये है ग्रोथ का। दूसरा फेज है इलोंगेशन फेज, सेल का इलोंगेशन होगा। और तीसरा है मैचुरेशन फेज, तीसरा है मैचुरेशन फेज। अच्छा, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक फेज कहां देखने को मिलेगा? एट शूट एपेक्स। शूट एपेक्स पर सेल डिवीजन ही तो हो रहा होगा। और रूट के एपेक्स में भी तो, रूट के एपेक्स में भी तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन ही होता है। याद करो, सेल डिवीजन फेज यही तो होता है, जो कि रूट कैप से प्रोटेक्टेड होता है। याद है? तो मैं ये कह रहा हूं, मेरिस्टेमेटिक फेज कहां देखने को मिलेगा? रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पर। यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, दे आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। क्या कर रही होंगी मेरिस्टेमेटिक सेल? लगातार डिवाइड कर रही होंगी। भाई मान लो ये मेरिस्टेमेटिक सेल थी, अब मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके 2 सेल में फिर डिवाइड, 2 सेल बन गई। यही तो है मेरिस्टेमेटिक फेज या सेल डिवीजन फेज।
तो कहां देखने को मिलेगा ये फेज? एट शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। और मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवाइड कर रही है। मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती है उनके कैरेक्टर क्या होते हैं? वैसे तो प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हो, लेकिन यहां पर भी हमारे मॉड्यूल और एनसीईआरटी में लिखा है थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में। क्या कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है स्मॉल साइज की होती है, इनका साइज छोटा होता है और इनमें ढेर सारे प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। और इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच स्पेस, मतलब ऐसे ढेर सारी सेल है, इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होता या तो बिल्कुल थोड़ा सा होगा। इंटरसेलुलर मतलब ये कंपैक्टली अरेंज है पास पास में। इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं है और है तो बहुत छोटा है। और मैंने बताया था इनके बारे में कि इनमें थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी, और ढेर सारा प्रोटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होता है। लास्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है, दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड हैव लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस। कॉन्स्पिशियस मतलब क्लियरली विजिबल, लिख लेना बाद में भूल जाओगे। कॉन्स्पिशियस मतलब यहां पर क्लियरली विजिबल। एनसीईआरटी में इधर बॉटम में है, उधर उधर, हाँ बॉटम में वही देख, क्लियरली विजिबल। सही है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में क्या क्या बोला कि छोटे साइज की सेल होती है, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा होता है, सही है, इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा, थिन प्राइमरी सेल वॉल होगी सेलुलोज की बनी हुई, और ढेर सारा प्रोटोप्लाज्म होगा और लार्ज क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होगा। मेरिस्टेमेटिक फेज हो गया कि सेल एक से दो हो जाएंगे। अब आएगा एलोंगेशन फेज। अब एलोंगेशन फेज कहां दिखेगा आपको? एलोंगेशन फेज बोलूं, याद करो रूट का जब स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट पास में होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, है कि नहीं? तो एनसीईआरटी लिखती है कि इलोंगेशन जोन कहां देखने को मिलेगा? प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन। प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन के पास। प्रॉक्सिमल मतलब नियर, प्रॉक्सिमल मतलब नियर, नियर टू मेरिस्टेमेटिक जोन मिलेगा। और एनसीईआरटी जानती है प्रॉक्सिमल सबको नहीं समझ में आएगा, तो एनसीईआरटी लिख देती है जस्ट अवे फ्रॉम द टिप, टिप से थोड़ा हटके। हाँ तो टिप से थोड़ा हटके ही तो है इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन फेज किस एरिया में दिखेगा या इलोंगेशन जोन कौन सा है? या तो बोल दो टिप से थोड़ा हटके है या बोल दो नियर टू मेरिस्टेमेटिक जोन। क्लियर है? समझते चलना। अब इस फेज में होगा क्या? पहले बता चुका हूं जब मैं टर्गर प्रेशर बढ़ा रहा था। अरे भाई ये जो सेल्स है अब इनमें नया बायोमोलिक्यूल बनेगा, नए नए बायोमोलिक्यूल बनेंगे, मतलब प्रोटोप्लाज्म बनेगा, नए नए बायोमोलिक्यूल बनेंगे, नए नए सॉल्यूट आ जाएंगे। तो यहां सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो पानी आएगा, अब पानी आएगा तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा, और टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो सेल वॉल तो अभी थिन है, तो टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो सेल वॉल पर किक पड़ेगी, तो सेल वॉल फैलता जाएगा, तो सेल में लगातार नए नए बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म बन रहा है, सेल में सॉल्यूट आता जा रहा है, पानी आता जा रहा है, टर्गर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और प्रोटोप्लाज्म प्रेशर लगाता रहेगा और पानी आता रहेगा, प्रोटोप्लास्ट किक मारता रहेगा, फैलता जाएगा पानी आने से, और ये वैक्यूल का साइज भी तो बढ़ता जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा पानी तो वैक्यूल में ही भरेगा, और ये पानी आता जाएगा और सेल वॉल स्ट्रेच होती जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लास्ट किक मार रहा है ना सेल वॉल को, तो वैक्यूल का साइज भी बढ़ता रहेगा। लेकिन कब तक? जब तक कि सेल का साइज मैक्सिमम ना हो जाए, और जब मैक्सिमम होगा तो क्या बोला था? सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाएगी,
सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो जाएगी। देखो ना नोट्स में या मॉड्यूल में कहीं भी देख लो, मॉड्यूल या एनसीईआरटी, क्या लिखा है, क्या क्या होता है इलॉन्गेशन फेज में? इंक्रीज वैक्यूलेशन, मतलब देख लो वैक्यूल बढ़ता जा रहा है या नहीं। और क्या लिखा है? सेल इनलार्जमेंट हुआ या नहीं। और क्या लिखा है? डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल मटेरियल। लिख दो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। वो जो लिखा है ना डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल, लिख दो वहां पर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल हो जाएगा। हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल बन गया। तो इलोंगेशन फेज में ये है, कहने का मतलब सेल का इलोंगेशन हुआ, वैक्यूल का साइज बढ़ा और सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप हो गई। हो गया इलोंगेशन। अब मैच्योरेशन, इसमें क्या करेंगे? पहले ये जोन कहां दिखेगा? अरे रूट में ही समझो ना, याद करो। मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन, फिर आता है मैच्योरेशन जोन, जहां पर रूट हेयर देखने को मिलती है कि नहीं? तो फिर से बोलूं कि जोन ऑफ मैच्योरेशन कहां मिलेगा? प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन के पास मिलेगा मैच्योरेशन जोन। सही है? अच्छा, क्या क्या होगा देखो। अब इस सेल के प्रोटोप्लाज्म को और सेल वॉल को मॉडिफाई किया जाएगा, जैसा कि इससे फंक्शन कराना है। इस सेल से जैसा फंक्शन कराना है वैसा इसके प्रोटोप्लाज्म को और सेल वॉल को मॉडिफाई किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरिस्टेमेटिक मीजोफिल सेल का काम कराना है, फोटोसिंथेसिस करवाना है। इसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है? फोटोसिंथेसिस कराने की। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ा दिए जाएंगे। अगर इसे सीप ट्यूब का काम कराना है तो न्यूक्लियस को खत्म कर दिया जाएगा। और सोचो, अगर इससे एक हॉलो पाइप बनवाना है, मतलब इससे ऐसे जाइलम ट्रैकीड या वेसल बनवाना है, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का लॉस कर दिया जाएगा, प्रोटोप्लाज्म इसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन डिपॉजिट कर दी जाए, ताकि सेल वॉल, सेलुलोज तो पहले से है, लिग्निन भी आ जाए। तो सेल वॉल कैसी हो जाएगी? लिग्नोसेलुलोजिक। ये लिग्निन इसीलिए तो डिपॉजिट करते हैं ताकि हाई टेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल पर पानी जब तेजी से जाए तो ये रप्चर ना हो जाए। अरे अगर बहुत पतले पाइप से हाई प्रेशर में पानी भेजोगे, पाइप जगह जगह से फट नहीं जाएगा। बस इसीलिए लिग्निन डिपॉजिट किया है, ताकि हाई टेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल से जब पानी तेजी से जाए तो ये जाइलम वॉल रप्चर ना हो जाए। समझ गए मेरी बात? तो क्या किया जाता है यहां? प्रोटोप्लाज्म को मॉडिफाई किया जाता है, सेल वॉल को थिक किया जाता है, जैसा कि उससे काम कराना है, जो काम कराना है उसके हिसाब से मॉडिफाई। सही है? और जब सब कुछ हो गया तो सेल को बोला जाता है, भाई बहुत हो गया काम, तैयारी, अब चल काम पे लग जा। मतलब नाउ सेल स्पेशलाइजेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सही है? अब थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट, कोई पूछे सेकेंडरी सेल वॉल कब बनती है? इलोंगेशन। लेकिन कोई पूछे सेल वॉल में लिग्निन या सुबेरिन कब जमा होता है? अरे एंडोडर्मल सेल है तो सुबेरिन जमा करना होगा ना। तो सुबेरिन डिपोजिशन या लिग्निन डिपोजिशन कौन से फेज में होता है? मैच्योरेशन फेज में। तो लिख दो, ठीक, ये मैच्योरेशन फेज में, ये जहां पर सेल वॉल थिकनिंग लिखा है ना, यहां पर लिख दो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन और सुबेरिन। डिपोजिशन ऑफ lignin or suberin in cell wall. Deposition of lignin or suberin in cell wall, lignin or suberin in cell wall occur during maturation phase.
occur during maturation phase. कौन सा पेज है? 240 हाँ 242 में देखो पहले पैराग्राफ पर, जब से ढूंढे जा रहे हैं सेल वॉल थिकनिंग में क्या लिखना है। सेल वॉल थिकनिंग का यह मतलब लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन मैचुरेशन फेज में होगा। ठीक है, ओके। तो सेल तैयार हो गई, काम लगा देंगे, लो भाई हो गया सेल का मैचुरेशन। समझ गए मेरी बात? अब एक चीज और बतानी है, ये मॉड्यूल में पिछले पेज में और एनसीईआरटी में भी देखो बना हुआ एक पैरेलल लाइन टेक्निक टू डिटरमाइन जोन ऑफ इलोंगेशन बना है ना। अब इसको बताना है, आ जाओ इसको भी बता दूं, है ना, नहीं चाहिए कुछ भी। क्या? हाँ वही। तो अब समझो जरा, देखो यहां पर ये है एक सीड जर्मिनेट कर रहा था। यहां पर देखो, इधर ध्यान से बिल्कुल, ऑनलाइन वाले भी, ये जो ब्लॉक बनाया ये ए है, ये ए है। अब इसके आगे लिखूंगा नहीं, बड़े डायग्राम में लिखूंगा, ये ए है। फिर इसी तरह बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये यहां तक बना दिया। अरे इंडियन इंक से मार्क कर दो ना, इंडियन इंक से मार्क कर दो ब्लॉक्स को, ए बी सी डी हो गया ये। अब जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, ये ऐसा हो गया। अब ए वाला जोन तो ये है, ए वाला जोन ये है, देखो इतना इलोंगेट हो गया है, बी वाला इतना इलोंगेट हो गया है, सी वाला भी काफी इलोंगेट हुआ है, डी वाला भी इलोंगेट हुआ है, लेकिन जो ई है, एफ है, जी है, ये ज्यादा इलोंगेट नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो सुनो, इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। पता चल जाता ना कितने से कितना हो गया है। एक्चुअली मैं लेबल कर रहा हूं, पता है एक के नीचे जो एरिया है वो मेरिस्टेमेटिक जोन है। क्या है ये? मेरिस्टेमेटिक जोन। और ए से लेकर डी तक ये इलोंगेशन जोन है, सबसे ज्यादा इलोंगेशन। और फिर जहां कम दिख रहा है आपको उसे क्या बोल दो? मैचुरेशन फेज वाला जोन। तो मेन फोकस ए बी सी डी पर करना है, यहां पर सबसे ज्यादा इलोंगेशन हुआ है, इलोंगेशन जोन है। ठीक है, ये है मामला। ठीक, अब बात ये आती है, अब हमें कुछ मैथमेटिकल बातें करनी है, मैथमेटिकल बातें करनी है। और मैथमेटिकल बातें ये है, हमें ग्रोथ रेट पढ़ना है। ग्रोथ पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के बेस पर दो तरह की ग्रोथ है, एक है अर्थमेटिक ग्रोथ और एक पढ़ना है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। दोनों ग्रोथ देख लेते हैं एक एक करके, अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आ जाओ देख, अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब अर्थमेटिक ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो सुनो, आगे अगर एक एक लाइन में आपको क्लियर करना हो तो ये सुनो, एक सेल से दो सेल बने, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, ऐसे एक एक सेल बढ़े तो बोलो अर्थमेटिक ग्रोथ। और डबल होता जाए, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16,
ऐसे डबल होता जाए तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। अब आप बोलोगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ तो सर समझ में आ रहा है, अर्थमेटिक ग्रोथ में भी 1 से 2 समझ में आ रहा है, लेकिन 2 से 3 सेल ये कैसे होगा? सुनो ध्यान से, इधर देखना। मान लो अर्थमेटिक ग्रोथ बता रहा हूं अभी, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। जिस सेल को मैं शेड कर दूं, समझ जाना, वो मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये मेरिस्टेमेटिक है। अब इसके डिवीजन से बनी 2 सेल, इसके डिवीजन से बनी 2 सेल। 2 सेल जो बनी, अभी जो बता रहा था, 2 सेल में से एक सेल मेरिस्टेमेटिक ही रहेगी, डिवाइड करेगी, लेकिन जो दूसरी सेल है वो स्पेशलाइज हो जाएगी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, डिवाइड नहीं करेगी। फंक्शन करने चली गई वो सेल, डिवाइड ना करेगी, तो मेरिस्टेमेटिक अभी भी एक है। तो सुनो, ये एक सेल तो पहले से ही है जो डिवाइड नहीं करेगा, और इसके डिवीजन से फिर से बनी 2 सेल, फिर से 2 सेल बनी, और 2 सेल जो बनी उनमें से एक सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक ही रहेगी, और दूसरी स्पेशलाइज हो जाएगी टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। 1 से 2 से 3 हुआ। फिर 2 सेल पहले से ही है जो डिवाइड नहीं करेंगी, और इसके डिवीजन से फिर 2 सेल बनी, और उनमें से एक सेल फिर से फंक्शन करने चली जाएगी। अब मेरिस्टेमेटिक सिर्फ एक ही रहेगा। तो देख लो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 ऐसे बनता जाएगा। ये है अर्थमेटिक। मतलब हर बार डिवीजन, सीधा ऐसे रखो, हर बार डिवीजन से 2 सेल बनेंगे, एक डिवाइड करने चली जाएगी और एक डिवाइड नहीं करेगी, फंक्शन करेगी। सही है? अच्छा, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, नहीं न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, बस याद रखना है, अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला ये है, LT है फाइनल लेंथ, L0 है इनिशियल लेंथ, R है ग्रोथ रेट, और T है टाइम। सही है? और ग्रोथ कर्व बनाया जाए, अगर ग्रोथ कर्व बनाया जाए, देखो ना, ग्रोथ कर्व बनाया जाए तो इधर हाइट ऑफ प्लांट ले लो, इधर प्लांट की हाइट ले लो, इधर टाइम ले लो। अरे भाई, अर्थमेटिक ग्रोथ के एग्जांपल में यही तो बोलता हूं मैं कि रूट एंड शूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। रूट और शूट की लेंथ कैसे बढ़ती है? अर्थमेटिक ग्रोथ से। अरे भाई, प्लांट की हाइट कैसे बढ़ेगी? आज 1 मीटर है, 1 महीने बाद 2 मीटर है, 1 महीने बाद 3 मीटर है, फिर 4 मीटर है, फिर 5, ऐसे बढ़ेगा ना 1-1 मीटर। अरे हाइट किसी की भी हो, अर्थमेटिक ही तो बढ़ेगी। हमारी ही ले लो, हमारी भी हाइट क्या ज्योमेट्रिक बढ़ती है? जब पैदा हुए थे तो 2 फुट के या 1.5 फुट के, फिर साल 2 साल में उसका डबल 3 फुट हो गया, फिर उसका डबल 3.5 का 6 हो गया, फिर उसके बाद छत तोड़ो भाई 12 फुट का हो गया। पता चले प्रैक्टिकली आसमान छू रहे होते अपन। समझ रहे हो मेरी बात? तो ज्योमेट्रिक नहीं बढ़ती हाइट, अर्थमेटिक ही बढ़ती है। तो ग्रोथ कर्व ऐसा आएगा, मान लो ये यहां से 1 मीटर, फिर बढ़ा 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, ऐसे लीनियर ग्रोथ कर्व आएगा। तो ग्रोथ कर्व कैसा आएगा? लीनियर आएगा। क्लियर है? ओके, डन। तो ये अर्थमेटिक ग्रोथ की बात होगी। अब बात आती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ की। नाम ही बता रहा डबल होगा भाई, तो यहां तो सीधा है, 1 सेल से बनेगी 2 सेल, 2 से बनेगी 4, अरे जितनी डॉटर सेल बनेंगी सब की सब डिवाइड करेंगी। अब ये कहां देखने को मिलेगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अरे ई कोलाई ले लो,
इकोलाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे ही बढ़ती है। और बोलो इनिशियल डिवीजन ऑफ जाइगोट, अरे जाइगोट जब शुरुआत में डिवाइड करेगा तो एक सेल, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो क्या हो रहा है ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ, 8 से 16, लेकिन फिर बाद में अर्थमेटिक ग्रोथ होने लगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को नहीं बोल रहा हूं मैं ज्योमेट्रिक, इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोल रहा हूं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। बाद में कैसी ग्रोथ होगी, अर्थमेटिक। डायग्राम में देख लो ना मॉड्यूल या एनसीईआरटी, शुरुआत में देखो डार्क डार्क जो है वही मेरिस्टेमेटिक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता जा रहा, 8 से 16, लेकिन बाद में अर्थमेटिक ग्रोथ होने लगेगी। समझ गए? तो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ज्योमेट्रिक नहीं है, अर्ली एम्ब्रियोनिक ग्रोथ क्या है, ज्योमेट्रिक, बाद में अर्थमेटिक ग्रोथ होगी। क्लियर? तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का एग्जांपल क्या दिया मैंने आपको, एग्जांपल दिया इनिशियल डिवीजन ऑफ जाइगोट, इनिशियल जाइगोटिक डिवीजन या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलो, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और सुनो इसका जो फॉर्मूला होता है W1 इज इक्वल टू W0 e रेस पावर RT। अरे वही है ये, इकोलॉजी में W की जगह N लगा हुआ था, पहले था dN/dt इक्वल टू RN, फिर इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाए थे NT इक्वल टू N0 e रेस पावर RN। तो यहां वहां N था पॉपुलेशन डेंसिटी, यहां पर साइज है, तो फाइनल साइज W1 इज फाइनल साइज, W0 इज इनिशियल साइज, E क्या होता है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग, R क्या है, ग्रोथ रेट, T क्या है, टाइम। R जो ग्रोथ रेट है या इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट या रिलेटिव ग्रोथ रेट। अरे ग्रोथ रेट ही तो बताएगा प्लांट किस रेट से नई सेल्स बनाएगा, यही तो बताएगा प्लांट किस रेट से नया प्लांट मटेरियल बनाएगा, मतलब नई सेल्स बनाएगा, ये कौन बताएगा, आर। इसीलिए आर को कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो बताता है प्लांट किस रेट से नया प्लांट मटेरियल या बोलो नई सेल बनाएगा, नई सेल बनाने का रेट आर ही तो बताएगा, इसीलिए आर को क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इंडेक्स। क्लियर है? अच्छा, ग्रोथ कर्व देखते हैं, मैथ्स फॉर्मूला तो हो ही गया, अब बचा क्या है, सिर्फ ग्रोथ कर्व। तो चलो देख लो, देखो भाई इधर टाइम ले लो, फिर से इधर साइज या वेट ऑफ ऑर्गन, प्लांट ऑर्गन ही लीफ ही ले लो, पहले ग्रोथ धीरे धीरे होगी, पहले ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी, स्लो होगी तो क्या बोलोगे, लैग फेज। अब फिर सेल डिवीजन फास्ट होने लगेगा तो क्या बोलोगे, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। सबसे ज्यादा ग्रोथ यही तो हो रही है, इसीलिए इसे क्या बोलोगे, ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ, ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ बोलोगे। सही है, ग्रैंड फेज ऑफ ग्रोथ। लेकिन नेचर में रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो ग्रोथ कौन धीमी हो जाएगी या बोलो कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी और ग्रोथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसे क्या बोलोगे, स्टेडी या स्टेशनरी फेज। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, अगर रिसोर्स अनलिमिटेड कर दूं तो ये जे शेप ग्रोथ कर्व आ जाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट तो लिमिटेड है नेचर में, तो सिग्मोइड एस शेप या सिग्मोइड ग्रोथ कर्व आएगा। तभी तो हमारी एनसीईआरटी मॉड्यूल में लिखा है क्या, सुनो इधर, कि सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट।
जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है उसका ग्रोथ कब क्या आएगा? सिग्मॉइड। चाहे वो कोई सेल हो, टिश्यू हो या ऑर्गन हो, अगर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में है तो ग्रोथ कब कैसा आएगा? सिग्मॉइड आएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात हो गई सारी। रिसोर्स लिमिटेड है, सिग्मॉइड ग्रोथ करवाएगा। ठीक, इसके बाद क्या बताना है? हमें ग्रोथ को कंपेयर करना है। क्या? क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। हमें ग्रोथ को क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना है तो, और सुनो ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है यहां पर, जो प्लांट सीजनल एक्टिविटी दिखाते हैं उनका ग्रोथ कब कैसा है? सिग्मॉइड। वो सर ने एनिमल के लिए बताया है, फायर फ्लाई जैसे इंसेक्ट के लिए, है ना। सीजनल एक्टिविटी वाले जो प्लांट होंगे उनका सिग्मॉइड ही आएगा, वो मर थोड़ी ना जाते हैं। इंसेक्ट वो जो तुम लोग बोल रहे हैं रेनी सीजन में वो जो कीड़े होते हैं वो अचानक से बढ़ते हैं और फिर पॉपुलेशन क्रैश हो जाता है। आम का पेड़ सीजनल एक्टिविटी दिखाता है, मर जाता है क्या वो अचानक से? तो प्लांट सीजनल एक्टिविटी दिखाए, उनका ग्रोथ कब कैसा बोलोगे? सिग्मॉइड ही बोलोगे। ठीक है। अरे बोला ना, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो ग्रो कर रहा है सिग्मॉइड है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हाइट अर्थमेटिक ग्रोथ है ना। कुछ भी ले ले, डब्ल्यू लेना है कुछ भी। हाँ, तभी तो इनिशियल साइज फाइनल साइज की बात की। ठीक है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ की तो बात हमने कर ली। अब हमें क्या करना है? क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करना है ग्रोथ का। दो तरीके से होगा। क्या? एजीआर और आरजीआर, है ना। चलो देख लेते हैं। एजीआर और आरजीआर, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। इधर देखना, ओ सॉरी, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एजीआर एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और आरजीआर क्या है? रिलेटिव ग्रोथ रेट। दोनों का अंतर जानते हो आप? बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर क्या है दोनों में? हा? अच्छा चलो, मैं डेफिनेशन लिखता हूं, शायद आप समझ जाओ खुद ही। ध्यान से देखना। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इधर भी लिख रहा हूं, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। इतना इधर भी लिख रहा हूं, बस एक चीज नया जोड़ रहा हूं, पर यूनिट इनिशियल साइज। दोनों में अंतर पता चला क्या है? ऊपर वाले में हमें यह बताना है कि गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई, लेकिन दूसरे वाले में इनिशियल साइज के कंपैरिजन में कितनी ग्रोथ हुई। और इसको समझने के लिए हम वही पत्ती वाला एग्जांपल लेते हैं जो एनसीईआरटी में है। मान लो दो लीफ है। एक लीफ है ए जिसका इनिशियल साइज है सर ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बी लीफ है जिसका इनिशियल साइज है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब ये गिवन टाइम में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ गई, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ के कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये गिवन टाइम में उतने ही समय में, जितने में ये 5 से 10 हुआ, उतने ही समय में ये 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़े। दोनों दोनों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बढ़े हैं। तो एजीआर क्या कहता है? ग्रोथ पर यूनिट टाइम। तो गिवन टाइम में दोनों का ग्रोथ कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो एक हफ्ते में बढ़ा तो ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा पर वीक, एक वीक में, और ये भी एक वीक में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बढ़ा। तो दोनों का एजीआर तो बराबर ही है, लेकिन आरजीआर, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं आरजीआर के लिए। आरजीआर के लिए फॉर्मूला सुनो। आरजीआर, अरे इसी को फॉर्मूला बना रहा हूं, डेफिनेशन को।
growth in given time, growth in given time upon initial size into 100. तो ठीक है, चलो निकाल लेते हैं. लीफ एक RGR. ग्रोथ इन गिवन टाइम कितना हुआ इसमें? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इनिशियल साइज क्या था? 5 into 100. कितना है RGR? 100%. दूसरे का निकाले, दूसरे का RGR निकालो. ग्रोथ इन गिवन टाइम कितना हुआ है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन इनिशियल साइज 50 into 100. 0 0 0 5 2 जा और 5 1 जा 5 2 जा 10%. लो भाई, AGR दोनों का बराबर है, लेकिन RGR एक का 100% है और एक का 10% है. तो RGR में हम इनिशियल साइज भी देखते हैं और AGR में हम इनिशियल साइज नहीं देखते. बस गिवन टाइम में कितना बढ़ा, बस उसकी बात होती है. क्लियर है? हमारे मॉड्यूल में पूरा मैथ्स के साथ सॉल्व किया हुआ है, सब कुछ है. अब इसके बाद क्या दी है? कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ये बताना है. अरे फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, छोटी छोटी बातें हैं अभी. अच्छा देखो जरा, कंडीशंस फॉर ग्रोथ. अरे क्या क्या फैक्टर चाहिए उसकी बात हो रही है. तो सुनो, एक तो है वाटर, एक है ऑक्सीजन और एक है न्यूट्रिएंट्स. आगे पहले तीन देखेंगे, वाटर, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स. बाकी बाद में देखेंगे. सुनो, अरे वाटर वाला तो पहले ही बता चुका हूं मैं टर्गर प्रेशर पढ़ाते समय. सेल में जितना ज्यादा पानी होगा, टर्गर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, सेल का इनलार्जमेंट उतना ज्यादा होगा. और क्या बोलो, एक और बोल देता हूं, ये लाइन भी मेरी पहले बोली हुई है. एंजाइम वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट. एंजाइम कब काम करते हैं? एक्वस एनवायरनमेंट में. तो सेल में पानी ज्यादा होगा तो एंजाइम्स प्रॉपर काम कर पाएंगी, और एंजाइम जब काम कर पाएंगी तभी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे और तभी तो ग्रोथ होगी. ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ होगा. लेकिन लाइन आ गई, ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. गलत हो गया, क्योंकि जो एनारोबिक है उसके लिए तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना. अभी तो हम प्लांट की बात कर रहे हैं. न्यूट्रिएंट्स, अरे भाई वही 17 एलिमेंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट होंगे जब, तभी तो नए नए बायोमोलिक्यूल बनेंगे. मेरा कहने का मतलब इनका भी तो रोल होगा न प्रोटोप्लाज्म बनाने में. तो ये होंगे तभी तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा, और ग्लूकोज जैसा न्यूट्रिएंट होगा तभी तो रेस्पिरेशन में टूटेगा और एनर्जी मिलेगी फॉर ग्रोथ. क्या कहते हो? एक बार दोबारा बोलता हूं, वाटर जितना ज्यादा होगा टर्गर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, सेल इलॉन्गेशन उतना ज्यादा होगा. एंजाइम वर्क इन एक्वस एनवायरनमेंट, तो पानी होगा तो एंजाइम भी काम कर पाएंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे तब ना ग्रोथ होगी. और ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी मिलेगी तो ग्रोथ होगा. मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे तभी तो प्रोटोप्लाज्म बनेगा. ग्लूकोज जैसा न्यूट्रिएंट होगा तो एनर्जी देगा, तभी तो ग्रोथ होगी. चौथा, टेम्परेचर. देखो भाई, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा जहां पर ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी, और ऑप्टिमम से कम हो जाए टेम्परेचर या ज्यादा हो जाए तो ग्रोथ रेट धीमी हो जाएगी. सिंपल है. पांचवा,
लाइट एंड ग्रेविटी, लाइट एंड ग्रेविटी, ये भी तो ग्रोथ का इफेक्ट करेंगे। याद करो, लाइट होगा तो क्लोरोफिल सिंथेसिस होगा, तब ना फोटोसिंथेसिस होगा, फूड बनेगा। और लाइट होगा, अरे फोटो पीरियोडिज्म ना पढ़ते, लाइट ही तो फ्लावरिंग इंड्यूस करवाएगा। और याद करो, शूट जो है लाइट की तरफ ग्रो करता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो रूट है वो लाइट से दूर भागता है, वो किधर को ग्रो करेगा, लाइट से दूर, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। सही बोल रहा हूं? और ग्रेविटी, शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। सही है ना? और जो रूट है टुवर्ड द ग्रेविटी ग्रो करता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। समझ में आई बात? यही है भाई कंडीशन फॉर ग्रोथ, यही है कंडीशन फॉर ग्रोथ। ठीक है, और इसके बाद एक ऐसा है, ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो लोगों को तभी समझ में आता है जब उन्होंने, टॉपिक देख ले फिर बोल, हाँ? जब लोगों ने एनाटॉमी पढ़ रखी हो, लोगों को पता हो वेस्कुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। फिर भी मैं रिस्क लेकर समझाने की कोशिश करता हूं, आपको शायद समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। अब आगे जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार बताना। हाँ नहीं, मैं तो बता रहा हूं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। चलो देखते हैं, मतलब ये एनाटॉमी में जाकर अच्छे से क्लियर होती है। अभी फिलहाल जो हो रहा है ना, चुपचाप बैठे रहो, बकबक ना करो। अच्छा ठीक है, देखो इधर अभी टर्म ये है डिफरेंशिएशन, एक है डी डिफरेंशिएशन, एक है रीडिफरेंशिएशन। अब इसके बारे में जानने के लिए ऐसा करते हैं, सुनो मैं बताता। देखो, सेल चार तरह की होती है। एक होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्या? अनडिफरेंशिएटेड सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। अनडिफरेंशिएटेड सेल वो होती है जो, जिनके पास कोई काम नहीं, सिर्फ एक ही चीज करनी है, डिवाइड डिवाइड एंड डिवाइड, बस, और कोई। और डिफरेंशिएटेड सेल क्या होती है? ऐसी सेल जो स्पेसिफिक फंक्शन करे, डिवाइड ना करे। ये सब ना, मैं आपको प्लांट का एग्जांपल तो थोड़ा ही बहुत समझ में आएगा आपको, एनाटॉमी नहीं पढ़ी अगर तो, और थोड़ा बहुत जानते हो तो सब पूरा समझ में आएगा। मैं ऐसा करता हूं, अपना एग्जांपल लेके समझाता हूं। हाँ, तो कम से कम एनाटॉमी वाले एग्जांपल ना समझ में आए तो कम से कम टर्म तो समझ में आ जाएंगे। चलो आओ, यहां पर मेरी जो सेल है वो डिफरेंशिएटेड सेल है, स्पेसिफिक फंक्शन कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही है, डिफरेंशिएटेड सेल। मुझे यहां पर चोट लग गई, यहां पर चोट लग गई, यहां कौन सी सेल है मेरी? डिफरेंशिएटेड सेल, जो डिवाइड नहीं करती, फंक्शन करती है। लेकिन मुझे यहां चोट लग गई, तो जो सेल डिफरेंशिएटेड थी अपना फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने लग गई, इसे बोलेंगे डी डिफरेंशिएटेड सेल, और प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएटेड सेल जो डिवाइड नहीं करती थी, फंक्शन करती थी, वो अपना फंक्शन छोड़ करके डिवाइड करना चालू कर दे, उसे क्या बोलोगे?
डी डिफरेंशिएटेड सेल और प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन। अब जब डिवाइड करे जा रहा है, डिवाइड करे जा रहा है, अब जब घाव भरने लगा तो डी डिफरेंशिएटेड सेल के डिवीजन से जो नई सेल बनी, इनके डिवीजन से अब जो नई सेल बनी वो डिवाइड छोड़ के फिर से फंक्शन करने लगी। इसे क्या बोलोगे अब? रीडिफरेंशिएटेड सेल। अब प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन। अरे भाई डिवाइड किया और डिवाइड करके जो नई सेल बन रही है, अब तो घाव भर रहा है ना, तो ये भाई ये डिवाइड छोड़कर क्या करेंगी? फंक्शन करेंगी, रीडिफरेंशिएशन। क्लियर? अच्छा, टिश्यू कल्चर में नहीं बताया था, प्लांट का एक पार्ट लेते थे, डिफरेंशिएटेड टिश्यू, पत्ती का एक टुकड़ा ले लिया था, डिफरेंशिएटेड टिश्यू था, है ना? फिर उसे कल्चर मीडियम में रखते थे तो आगे डी डिफरेंशिएट हो जाता था, फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने लगता था, डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब थोड़ा सा प्लांट देखो डिफरेंशिएशन का साफ साफ मतलब है स्पेशलाइजेशन। जब कोई नई सेल बनती है तो उसको स्पेशलाइज किया जाता है, उसके प्रोटोप्लाज्म को, उसके सेल वॉल को मॉडिफाई किया जाता है जैसा कि उससे फंक्शन कराना है। मतलब जब डिफरेंशिएशन होगा तभी कोई सेल मैच्योर हो पाएगी। अरे वो जाइलम वाला याद करो ना, मैंने बोला था जाइलम ट्रैकीड या वेसल अगर बनाना है तो आगे सेल का प्रोटोप्लाज्म हटा दो और लिग्निन डिपॉजिट कर दो ताकि सेल वॉल हो जाए स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक वॉल, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक वॉल, ताकि हाई टेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल से जब पानी जाए तो ये जाइलम वेसल रप्चर ना होने पाए। तो ये क्या किया आपने? डिफरेंशिएशन किया ताकि सेल मैच्योर हो जाए और अपना काम कर सके। तो डिफरेंशिएशन, ये बोलो स्पेशलाइजेशन के कारण सेल मैच्योर होती है। ठीक है, सेल को मॉडिफाई किया जाता है फंक्शन करने, जैसा फंक्शन करना है वैसे मॉडिफाई किया जाता है। अब ये प्लांट को चोट लग गई या सेकेंडरी ग्रोथ के समय, प्लांट को चोट लग गई या सेकेंडरी ग्रोथ के समय कुछ सेल जो डिवाइड नहीं करती थी वो डिवाइड करने लग गई, उनको क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएट। एग्जाम्पल लो, याद दिलाता हूं थोड़ा सा, शायद किसी के दिमाग में कहीं कोने पर हो ऐसी चीजें। याद करो, जब वेस्कुलर बंडल बनाते हो ऐसे करके तो जाइलम फ्लोएम के बीच में जो वेस्कुलर कैम्बियम है, इसको क्या बोलते थे आप? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये तो पहले से था, ये तो पहले से था, लेकिन ये जो बीच में मेडुलरी रे की सेल थी, पैरेन्काइमेटस सेल थी, ये फंक्शन कर रही थी। अब ये फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने लग गई, तो ये जो सेल बनी इनको क्या बोलते हो? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इसे क्या बोलूं मैं? इसे क्या बोलूं? डी डिफरेंशिएटेड सेल। यहां पर कौन सी सेल थी? मेडुलरी रेस की सेल थी। अरे नहीं नाम पता तो कोई बात नहीं, पैरेन्काइमेटस सेल थी जो फंक्शन कर रही थी, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये अपना फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने लगी। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो अंदर है वेस्कुलर बंडल के वो इंट्रा, और जो बीच में वो इंटर। ये क्या है? डी डिफरेंशिएशन से बना हुआ, ये डी डिफरेंशिएटेड सेल है यहां। और याद करो, कॉर्टेक्स की सेल डिफरेंशिएटेड है, कॉर्टेक्स की सेल डिफरेंशिएटेड है, फंक्शन कर रही है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कॉर्टेक्स की कुछ सेल फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने लगती है, तभी तो बनता है कॉर कैम्बियम। क्या बनता है? कॉर कैम्बियम। वो भी तो है डी डिफरेंशिएटेड सेल। अब मतलब समरी लो, एग्जाम्पल ना समझ में आए कोई बात नहीं, जब सेकेंडरी ग्रोथ ये सब पढ़ोगे तब आ जाएगा। अभी क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल छोड़ो, प्रोसेस पर ध्यान दो। जो सेल डिवाइड नहीं कर रही थी
फंक्शन कर रही थी, फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने लग गई, इन्हें क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएटेड सेल। और प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन। और इन डी डिफरेंशिएटेड सेल के डिवीजन से जो नई सेल बनेंगी वो डिवाइड नहीं करेंगी बल्कि फंक्शन करेंगी। रीडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ प्रोसेस रीडिफरेंशिएशन। याद दिलाऊं? अरे इनके डिवीजन से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, रीडिफरेंशिएटेड। और इनके डिवीजन से याद करो, बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, रीडिफरेंशिएटेड सेल। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल के डिवीजन से जो नई सेल बनी वो डिवाइड नहीं करती बल्कि स्पेसिफिक फंक्शन करती। उन्हें क्या बोलोगे? रीडिफरेंशिएटेड सेल। और प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन। एग्जांपल क्या बोला? इनके डिवीजन से क्या बनेगा? सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, रीडिफरेंशिएटेड सेल। और इसके डिवीजन से कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, रीडिफरेंशिएटेड सेल। सही है? कॉर्क का दूसरा नाम याद है? फेलम, फेलम। और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फेलोडर्म। लिखा है मॉड्यूल में, नीचे देखो। ये रीडिफरेंशिएटेड सेल्स है। सही है? फिर पड़ोस में आओ जरा। एनसीईआरटी ने पूछा है ट्यूमर को कैसे डिफाइन करोगे? डी डिफरेंशिएशन। ऐसी सेल जो फंक्शन कर रही थी, फंक्शन छोड़ के अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगी, तभी ना ट्यूमर बना। तो ट्यूमर डी डिफरेंशिएट। और टिश्यू कल्चर लैब में जो एक्सप्लांट से पौधा बनाते वहां भी क्या होता है? डी डिफरेंशिएशन, राइट। और आखिरी बोला जाता है कि डिफरेंशिएशन इज ओपन। अब इसका क्या मतलब है ये सुनो। क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन ओपन है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ओपन है का क्या मतलब है? देखो, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है ये? रूट एपिकल मेरिस्टेम है। अब इसके डिवीजन से जो डॉटर सेल बनेंगी सब एक जैसी होंगी, लेकिन कुछ डॉटर सेल दूर चली गई, कुछ डॉटर सेल दूर चली गई और कुछ पेरीफेरी पर चली गई। अरे एक ही मेरिस्टेम से डॉटर सेल्स जो बन रही है तो सब एक जैसी ही तो बन रही है, लेकिन जो सेल दूर चली गई उससे बन गया रूट कैप, और जो सेल पेरीफेरी की तरफ गई थी उनसे एपिडर्मिस बन गया। मतलब एक ही मेरिस्टेम से जितनी भी डॉटर सेल थी सब एक जैसी थी, लेकिन मैच्योरिटी के दौरान कुछ से रूट कैप बन गया और कुछ सेल से एपिडर्मिस बन गया। तो डिफरेंशिएशन इज ओपन का यही मतलब है। क्या? सेल अराइजिंग फ्रॉम सेम मेरिस्टेम, cells arising from same meristem may develop different structure at maturity. मैच्योरिटी पर अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसने डिसाइड किया कि क्या बनेगा? लोकेशन। किसने डिसाइड किया? लोकेशन। जो डॉटर सेल दूर गई उनसे रूट कैप बन गया, और जो पेरीफेरी पर गई उनसे एपिडर्मिस बन गया। समझ में आया क्या? तो डिफरेंशिएशन इज ओपन का मतलब है एक ही मेरिस्टेम से बनने वाली डॉटर सेल से अलग अलग चीजें बन जाती हैं। जैसे जो सेल दूर चली गई उससे रूट कैप, और जो पेरीफेरी पर चली गई वो एपिडर्मिस। किसने डिसाइड किया क्या बनेगा? लोकेशन से। सही है? ये है डिफरेंशिएशन इज ओपन। हो गया? अब क्या दिया है? डेवलपमेंट? नहीं, अब नहीं, अब अगले दिन होगा। अब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के डाउट पूछ, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के डाउट पूछ रहे। और कुछ गया ये डिफरेंशिएशन? सब ठीक ठाक है? हाँ, पढ़ लेना एक बार जाके, क्योंकि ये टोटल एनाटॉमी है। और ना समझ में आए तो थ्योरी समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल आए ना आए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल एनाटॉमी में आते हैं, वहां तो डिटेल में पढ़ते हैं भाई, है ना। फिर भी एक बार पढ़ना, कुछ ना आए आपको पूछ लेना मेरे से। अभी तो फिलहाल एक्सरसाइज 1 में कोई क्वेश्चन बोले
ओके, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, फर्स्ट टाइम ये टॉपिक समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलो क्वेश्चन लाओ भाई। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में बाकी सब डिस्कशन हो गया जब होली बनाने गए थे तब। अरे नहीं, वो तेरा चेहरा कह रहा है, तेरा चेहरा बहुत कुछ कह देता है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पहले पेज में कोई क्वेश्चन नहीं है, दूसरे पेज में पेज 45 में कोई क्वेश्चन किया भी है? नो सर। होली बनाने में बिजी। टैंक में डुबो दिया था क्या तुझे? फिर निकाल के रख दिया। पेज 48 में कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट हो बोले। क्वेश्चन नंबर 57, एक्सरसाइज 1, विच टिश्यू आर रिमूव्ड व्हेन अ प्लांट इज गर्डल्ड? याद करो, गर्डलिंग के दौरान पूरा बार्क हटाते हैं, केवल जाइलम बचता है, तो जाइलम छोड़कर सब कुछ हटा देते हैं, मतलब एपिडर्मिस से लेकर फ्लोएम तक सब हट जाएगा। सही है ना? तो आंसर यही होगा, फ्लोएम से एपिडर्मिस पूरा हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा? क्या बताया था? CO2 एक्सेस हो जाएगा तो एसिड बन जाएगा, है ना? तो एसिडिक पीएच में एब्सिसिक एसिड होगा और वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, बताया था। हाँ हो गया, इस पेज बनी। क्वेश्चन नंबर 74, द मोस्ट बच्चे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ये नोट्स में भी है, मॉड्यूल में पहली मॉड्यूल में है ना एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, मैंने भी बताया था कि ह्यूमिडिटी अगर बाहर ज्यादा है, वाटर वेपर ज्यादा है, तो अंदर से पानी नहीं आएगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब वाटर वेपर कहाँ है, कम है बाहर, तो हाई से लो कंसंट्रेशन वाटर निकल जाएगा। डिफ्यूजन ही तो है ट्रांसपिरेशन, तो बाहर कम होना चाहिए वाटर वेपर, मतलब ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए? कम। ठीक है, हाँ क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ, अगर 100%, एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में कि 100% ह्यूमिडिटी हो गई तो क्या? अरे ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज्यादा हो गई तो मैंने बोला था ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, सुबह होगी स्टोमेटा खुलेगा, रात होगी बंद होगा, लेकिन ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। सही है, ओके ठीक है। एक्सरसाइज 2 ले आओ भाई। एक्सरसाइज 2 में कोई क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट बताता है कि कौन कितनी आसानी से डिफ्यूज होगा, तो दो चीज का डिफ्यूजन रेट अलग कैसे होगा? जब दोनों का डिफ्यूजन कोफिशिएंट अलग होगा तब। सही है, और बोलो क्या बच्चे? नहीं बच्चे ऐसे थोड़ी ना, नहीं ऐसे नहीं है। क्यों? O2 भी निकल सकता है बाहर, थोड़ा बहुत CO2 बाहर नहीं जा सकता क्या दिन में? 23 बोल रहा है, लाओ 23। हाँ बच्चे हो तो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है देखो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो फास्ट होता है, पैसिव स्लो होता है, ठीक है, लेकिन बात यहां पर बात है कि एक्टिव और पैसिव का मेन डिफरेंस क्या है? फास्ट स्लो थोड़ी ना, अलोंग द ग्रेडियंट हो तो पैसिव, अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो तो। मेन डिफरेंस हुआ है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, stomatal movement is not affected by ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम मैंने कुछ बताया तुझे, कुछ बताया कि ऑक्सीजन से? हाँ तो ऑक्सीजन का क्या लेना देना स्टोमेटल ओपनिंग? क्या ऑक्सीजन क्यों फर्क पड़ेगा? ऑक्सीजन का क्या लेना देना है? स्टोमेटा खुला है, ऑक्सीजन बाहर चला गया, बंद है, ऑक्सीजन बाहर नहीं गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब खुद दिमाग लगा, अपन ने फैक्टर्स जितने पढ़े हैं वो सारे दिए हैं, ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3 में सेकंड में दिखाओ भाई, क्वेश्चन 6 दिखाओ। इन प्लांट सेल गार्ड सेल बताया तो बच्चे, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट ऑप्शन साइटोस्केलेटन। क्या लेना देना साइटोस्केलेटन का? क्या वो सेल वॉल में है, साइटोप्लाज्म में किसने बोल दिया? सेल वॉल में है बच्चे, वो स्केलेटन है ना। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में बोलो। एक्सरसाइज 3 में पेज 55 में कोई क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन किसमें? एक सेकंड। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिखाओ? ऑस्मोसिस। हाँ, गलती कर जाते हैं लोग बच्चे। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट है, इसीलिए पहला जाएगा कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन 83 भी पूछ रहा है, दिखा जरा 83 के। हाँ, इफ टेम्परेचर टेम्परेचर हो या विंड वेलोसिटी, कोई भी अगर ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ाता है तो पहले ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, फिर वाटर स्ट्रेस के कारण पानी की कमी हो जाएगी, एब्सिसिक एसिड रिलीज होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज 3 में बोलो भाई, पेज पलटो। क्या 31 सीधा पहुंच गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप ग्रेटर इम्बाइबिशन प्रेशर? जो ज्यादा पानी इम्बाइब करेगा। राइस और व्हीट में स्टोर्ड फूड स्टार्च है, पानी कम इम्बाइब करेगा, प्रेशर कम होगा। मस्टर्ड ऑयल फैट है, पानी कम इम्बाइब करेगा। लेकिन चने के सीड में तो स्टोर्ड फूड प्रोटीन है, वो तो ज्यादा पानी इम्बाइब करता है, तो इम्बाइबिशन प्रेशर भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन 22 हाँ 28 आ गए। ये पूछा है कि 25% सोल्यूशन के लिए क्या एप्लीकेबल नहीं है? अरे सेल के लिए टर्गर प्रेशर होता है, सॉल्यूशन के लिए टर्गर प्रेशर डिफाइन नहीं होता। 22 द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। बिल्कुल सही है। तो क्या करेक्ट है? करेक्ट पूछा है ना। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर 0 है, मिनिमम वैल्यू है? नहीं, हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है वो। ठीक है, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 हाँ, ये बताकर फिर क्लोज कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 में एक चैम्बर बना है, यहां मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहां पर साइड डब्ल्यू -9 है, यहां साइड डब्ल्यू -4 है। तो सॉल्यूट कहां ज्यादा है? जहां साइड डब्ल्यू कम है। अरे सॉल्यूट ज्यादा तो साइड डब्ल्यू कम, तो मोर सॉल्यूट यहां है। और क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में पानी का मूवमेंट नहीं पूछा गया है, सॉल्यूट का पूछा है। तो सॉल्यूट किधर जाएगा? जिधर कम हो, तो ए से बी जाना चाहिए, सही है। लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से देखो, दिया एटीपी खर्च करके भेजना है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में लेके जाना है। जाना तो ऐसे भी ही चाहिए था सॉल्यूट को, लेकिन वो एटीपी खर्च करके, तो लो से हाई लेके जाना है, बी से ए जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन 41 विल्टिंग। विल्टिंग मतलब समझते हो? पत्तियों का मुरझा जाना, सूख जाना। वो कब होगा? जब पत्तियों को पानी ना मिले। अब पानी कम नहीं मिलेगा जब जाइलम को ब्लॉक कर दोगे, सही है। ओके, डन। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अरे ऑनलाइन वालों, अब बता दिया, बाय बाय नाउ।